नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज यूपी का महाभारत लेकर पहुंचे हैं काका हाथरसी के शहर। जी हां, आज रिपब्लिक भारत और कू की बस पहुंच गई है हाथरस। रंगों के इस शहर पर किसका सियासी रंग चढ़ा है ये आप लोग बताएंगे। हाथरस की जनता ताली बजा दीजिए अपने लिए। अनामिका ये बताएंगे कि सियासी पारा किसका हाई है और किसका लो है। बिल्कुल सुचरिता, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। हाथरस को लेकर राजनीति भी खूब हुई है। हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया गया, परिवार वालों को बताया नहीं गया, बहुत से आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों में सच्चाई कितनी है। जनता से भी बात की है, जनता के अलग रिएक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज की अलग बातें हैं। क्या इतिहास है हाथरस का, ये जान लेते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश पूरी तरह चुनावी मोड में है। पहले चरण के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, जहां 14 फरवरी को मतदान होना है। और अब रिपब्लिक और कू की बस पहुंची तीसरे चरण वाले जिले यानी कि हाथरस में, जहां 20 फरवरी को मतदान होना है। ब्रिज क्षेत्र में कान्हा की नगरी में तो मतदान हो चुका है, लेकिन काका की नगरी में अभी होना है। काका हाथरसी के शहर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जहां संभावना त्रिकोणीय मुकाबले का है। बात 2017 की करें तो यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में रहा। इस क्षेत्र में बसपा को कमतर नहीं आंका जा सकता। 2017 में 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि एक बसपा के खाते में आई। जो हाथरस और सिकंदरा राउत सीट बीजेपी ने जीती, वहीं बसपा दूसरे नंबर पर रही। हालांकि बसपा को सादाबाद में जीत दिलाने वाले रामवीर उपाध्याय अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बीजेपी सिकंदरा राउत सीट पर मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह राणा को ही उतार रही है, जबकि हाथरस सुरक्षित सीट पर मौजूदा विधायक हरिशंकर माहौर की जगह आगरा की पूर्व मेयर अंजुला माहौर को उम्मीदवार बनाया गया। गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है, जबकि सादाबाद में आरएलडी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया। यहाँ बीजेपी और आरएलडी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2017 में बीजेपी सीट पर तीसरे नंबर पर थी, लेकिन पिछली बार बसपा से विधायक रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी सीधी लड़ाई में आ गई। बीजेपी इस बार हाथरस में क्लीन स्वीप की कोशिश में है, तो बसपा हाथरस में फिर से मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है, जबकि गठबंधन इस बार खाता खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। जानते हैं हाथरस की जनता का क्या है मूड। और आपको बता दें कि आज यूपी का महाभारत पे हमारे साथ खास मेहमान है। हाथरस की जनता तो है, लेकिन हाथरस की जनता के सवालों के जवाब वो नेता देंगे जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ हाथरस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बीजेपी के नेता आशीष शर्मा जी हैं। हमारे साथ अपना दल सोनेलाल के रवि सारस्वत जी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता विपिन यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पंडित सत्य प्रकाश रंगीला जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से रविंदर राणा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही आरएलडी से चौधरी करण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केशव सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और मुझे लगता है आशीष शर्मा जी, क्योंकि आप हाथरस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर विकास की बयार बही या नहीं, ये तो आप ही बता पाएंगे। पिछली बार 3 में से 2, इस बार कितने सर? 3 में से नंबर? तीनों में से तीनों सीटें बीजेपी जीतेगी, और विकास की एक बड़ी लहर हाथरस में रही है। ओवरब्रिज जो 70 वर्षों की मांग थी वो पूरी हो गई। बड़ा विकास हाथरस में हुआ है। और अगर नहीं जीतेगा दूसरी पार्टी से अपने में मिला लेंगे, तो पिछली बार हुआ था। देखिए, अगर कोई आता है और कोई कार्यकर्ता अगर भाजपा में शामिल होता है तो उसका स्वागत है, लेकिन भाजपा आने और जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 350 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार। सर, अगर यही बात जनता कह दे कि आने जाने वालों से फर्क नहीं पड़ता, आप जा सकते हैं, कोई और आ सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बार यादव जी से पूछ लेती हूँ। यादव जी, यहाँ पर आपकी कोई जमीन है? 3 सीटें यहाँ तो बसपा का गढ़ माना जाता है, या फिर बीजेपी यहाँ पर गठबंधन की तीनों प्रत्याशी 3 सीट जीत रहे हैं। भाजपा यहाँ ढूंढेगी कि कौन सा प्रत्याशी को कितने वोट मिले। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। जमानत नहीं बचेगी इन लोगों की। मतलब यहाँ पर आरएलडी जीत रही है। समाजवादी पार्टी से 2 प्रत्याशी हैं। हाँ। और एक गठबंधन से, राष्ट्रीय लोकदल से और गठबंधन से प्रत्याशी हैं। हाँ। हमारे गुड्डू चौधरी जी सादाबाद से। तो ये लोग तय करेंगे
जनता वो ये कह रहे तय जमानत जब्त करेगी हो जाएगी, कि कह रहे इनको जमानत कितने जब्त वोट होगी मिल यहाँ पर रहे हैं। आपकी। एक मैं जरा पूछ लेती हूँ, यहाँ पर सर आप शो शुरू होने से पहले इतने नारे लगा रहे थे, अब पूछ लीजिए सवाल। हाँ बताइए। सवाल पूछना है किसी से आपको? हाँ सवाल पूछना है मुझे, सवाल पूछना है बीजेपी वालों से। सवाल ये पूछना है कि इन्होंने क्या विकास किया। 4,72,000 ये बताते हैं कि हमने नौकरी दे दी। उस डिपार्टमेंट का नाम बताएं, कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने नौकरी दी? मतलब नौकरी नहीं है क्या? नौकरी नहीं है क्या? कहीं कोई नौकरी नहीं दी है, केवल जुमले हैं इनके। कोई रोजगार के नाम पे इन्होंने युवकों को लूटा है। पर वहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है, कह रहे हैं, बोलिए। अब इनसे अगर बात की जाए आंकड़ों की, अगर ये आंकड़ों की बात करें तो 2015 से 16 के बीच में जो यूपी की अर्थव्यवस्था थी उसका आंकड़ा था 10.9 लाख करोड़ रुपए, और आज योगी सरकार में 2020 और 21 का जो आंकड़ा है, अगर ये पढ़ के आते हैं तो पढ़ लिया। आंकड़े लेकर आई है वो, आंकड़े लेकर, आंकड़ों पर बात। 19.4 करोड़। वहीं एक रोजगार योजना के तहत जो यूपी गवर्नमेंट चलाती है उसमें योगी जी ने लक्ष्य रखा था निवेश के लिए 4.68 लाख करोड़ रुपए, जिसका 3 लाख करोड़ रुपए यूपी। आप तो युवा भी हैं भाई, युवा भी हैं। मैं आपसे पूछूं, आप तो गीत भी छेड़ रहे थे अभी। ये जो लोग बातें कर रहे हैं रोजगार की, जिन्होंने युवाओं को दंगों के नाम पर मरवा दिया, ये बात करेंगे रोजगार की? ये मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए? इन्हीं की सरकारों में युवाओं को मरवाने का काम ये लोग कर रहे थे, दंगों में। दंगे का मुद्दा अनामिका, चुनाव में दंगे का मुद्दा उठा रहे हूँ। चुनाव में भाजपा सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ दंगों के। दंगा हिंदू मुस्लिम करना, दंगा भड़काना इनकी कार्यशैली बन रही है। विकास की ये लोग बात नहीं करेंगे। जिन विकास 5 साल में कुछ नहीं है। हाथरस की बेटी ने आंकड़ों के साथ सवाल हाथरस की पूछा बेटी के बारे है। में मैं हाथरस कहना की चाहूंगा। बेटी ने आंकड़ों के साथ सवाल पूछा है, जवाब हाथरस भी की दे बेटी दीजिए के ना। बारे में कहना चाहूंगा, यही वो ही जिला है जहां पे भाजपा सरकार में बेटी को आधी रात बगैर माता पिता को दिखाए हुए जला दिया गया था। ये वही हाथरस है बेटी। आपकी रक्षा के लिए समाजवादी सरकार तत्पर है। ये वही हाथरस है जहां आधी रात के 2 बजे इन डीएम ने, एसपी ने, भाजपा सरकार के कहने पे बेटी का मुद्दा उठा रहे हैं वो, खुद देख बेटी का रहे मुद्दा थे उठा रहे हैं। और मैं उनको पूछ रही बेटी हूँ, को रात के आ रही 12 बजे बात, जला बोलिए दिया बोलिए। गया था। ये सब न्यायपालिका के हाथ में है। जो भी मुद्दा बेटी का हुआ है वो न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए। यहाँ क्या मतलब है इस चीज का? चुनाव में असर होगा। समाजवादी पार्टी से मेरा एक प्रश्न है कि जब कोरोना काल में जब योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए और पब्लिक की सेवा की, उस टाइम कहाँ थे अखिलेश सरकार? कौन से पिताजी? हमारी कौन से पिताजी? योगी जी के 2 पिता हैं। पहले आप ये तय करें कौन से पिताजी के एक्सपायर हुए थे। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि अभी कन्वेंसिंग हो रही थी, उसके कार्यकर्ता ने एक महिला की पीठ पे अखिलेश का पोस्टर लगा दिया। तुम्हारी सरकार नहीं बनी, उससे पहले गुंडागर्दी। हिजाब की गूंज में बार-बार कहती हूँ उत्तर प्रदेश चुनावों में, उस पर बोलिए। कर रहे हैं। समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था। ये नीच हरकत भाजपा वाले करते हैं, इनके दिनचर्या में है। समाजवादी का कोई भी कार्यकर्ता इतना गिरा हुआ हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, चौधरी केशव जी, आप ही लोग दूसरे कन्वेंशन में भेज के अपने कार्यकर्ताओं से ये ओछी हरकत कराने का अच्छा, वो कार्य आपकी करते हैं। पार्टी के लोग नहीं थे, आप कह रहे नहीं, हैं? हमारी वो पार्टी आपकी के लोग नहीं थे। तो खुलकर बोलिए ना फिर। उस पर बोलने से हमारे बचते पार्टी क्यों का हैं आप कोई भी लोग? कार्यकर्ता नहीं उस था। पर ना ये खुलकर काम बोलिए, करता हमारी है। पार्टी के नहीं है ये तो। भाजपा वाले लोग थे, ये लोग करवाते हैं अपने कार्यकर्ता ये भेजते करा हैं। रहे हैं, मतलब ये लोग पार्टी कराते हैं। आप लोग रूप बदल कर चले गए वहाँ। आतंकवादियों को ये छुड़वा रहे हैं। आतंकवादियों को छोड़ दो। ये नंगा ही दंगा कराते थे। 4 साल 5 साल में में एक भी दंगा नहीं हुआ। 4 ठीक है, साल एक मिनट 4 किसानों के हत्यारे को इसी सरकार में 4 महीने ठीक के है। अंदर जमानत मिल जाती है। ये कार्यशैली है इस भाजपा सरकार ठीक है, की। चौधरी केशव जी, वो तो दम भर रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। बोलिए भाजपा सरकार की ये केशव जी, कार्यशैली केशव है। जी। 4 लोगों के किसानों पे जो ठीक है, गठबंधन है ना, तो की जनता को मेरा राम राम, हाथरस की जनता को मेरा राम किसानों राम। के ऊपर जो और गाड़ी चढ़ाता हाथरस की है। जनता, अरे गठबंधन साथी बोल रहे हैं सर, उन्हें तो बोलने दीजिए। हाथरस में तीनों हमारी विधानसभा, तीनों हम जीत रहे हैं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं तीनों के। और हम भाईचारा किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की आवाज उठाती रही है, उठाती रहेगी। किसानों की आवाज उठाती रही है। 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 किसानों की आवाज उठाती रही है
किसानों का मुद्दा, वो कह रहे हैं किसानों के मुद्दे की लोकदल हमेशा किसानों की एक मिनट वो बोल ले जरा। हाँ। ये बात करते हैं दंगा की। किसानों पर लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा के किसान मारे गए, किसान रोंदने वाले मारे गए, उनको बेल हो गई है, और जो लोग निर्दोष जेल में उनको बेल नहीं है। बताइए जमानत की गूंज भी यहाँ पर सुनाई पड़ेगी। देखिए, हाथरस में कोर्ट से न्यायपालिका से जमानत हुई है, 3 महीने बाद हुई है। ये न्याय प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया, उसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये भारत के संविधान के अनुसार चलती है। 4 महीने में 4 किसानों के हत्यारे को बेल मिलती है। वो कह रहे न्यायपालिका ने दी है बेल। पूरे प्रदेश में पहले 5 साल पहले कितने दंगे होते थे, और इस बार पूरे 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ है। दंगा मुद्दा है क्या? दंगा मुद्दा एक दंगे करने वालों की सरकार अनामिका पूछ रही सवाल, अनामिका सवाल पूछ रही है। करवाने वालों की सर रुक जाइए यादव जी, रुक जाइए। सत्य प्रकाश रंगीला, पार्टी का पक्ष रखने के लिए तो यहाँ पर आप आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी, ये तो आप कह रहे हैं कि बड़ी मजबूती से जनता के बीच जा रहे हैं, जो दावे जितनी मजबूती आपके दावों में है, जनता के बीच उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं आप। सबसे पहले मैं हाथरस में आने पर आपकी टीम आर भारत का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, जिन राज्यों में हमारे चुनाव हो रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब हमने महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे किया है, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे किया है। जिन महिलाओं को आगे लेकर आए उनको ही पीछे भी कर दिया। मुझे लग रहा है महिलाओं की बात उनको पीछे में जाना पड़ा। मुझे बहुत कम महिलाएं, मुझे इस मंच पर महिलाएं कम दिख रही हैं, उनके पास जाना चाहिए। जिले के अंदर मैं डिग्री कॉलेज में रही हूँ और मैं डिग्री कॉलेज की स्थिति की बात करती हूँ। डिग्री कॉलेज में से जब इनकी सरकार थी तो सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी, और 164 राजकीय महाविद्यालय हैं और 331 संबद्ध महाविद्यालय जैसे वैसे संबंधित। तो अब उसमें कोई भी कॉलेज खाली नहीं बचा है जहाँ प्रिंसिपल या लेक्चरर ना हो। और सबसे बड़ी मैंने उदाहरण देना चाहूंगी, यही बागलाट डिग्री कॉलेज जो 15 साल से खाली पड़ा हुआ था प्रिंसिपल से, और अब इस समय यहाँ प्रिंसिपल आ गए हैं। तो ठीक है, मैं एक बार महिलाओं से बात हो रही, महिलाओं आप बोलना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को पूरा सम्मान मिल रहा है, और सभी जो समाज के वर्ग हैं, सभी धर्मों के लिए भाजपा बिना किसी भेदभाव किए बिना काम कर रही है। बाकी विपक्ष का काम है विद्रोह करना, वो विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन बिना भेदभाव काम हो रहा है। एक सवाल ये है इनसे, आपका नेशनल चैनल है, ये बताइए प्रियंका गांधी जी ने हिजाब पे इतना बड़ा बयान दे दिया महिला सुरक्षा को लेके, अगर उनकी बेटी कल ये कहती है कि मम्मी मुझे स्कूल में ऐसे कपड़े पहन के जाने, क्या अपनी बेटी को भी ऐसी परमिशन देंगे? जे हमारे देश में, जे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, ये मेरी मर्जी है, कोई तुम्हारा कोड बिल नहीं, कोई कोड बिल नहीं की बात हो रही है, उस पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए रंगीला जी। कैसे सत्यप्रकाश जी, लेकिन जहाँ हिजाब वाली बात है, आपकी उम्र माशाल्लाह लग रही, बच्चे भी होंगे, बेटियों से भी कहेंगे जो हमारे यूनिफॉर्म में नहीं जाते क्या स्कूल? जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन हम किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कांग्रेस बताइए क्या होती है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब लोग समान है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, ना कोई गरीब है, ना अमीर है। हम सभी लोगों से कहते हैं, हम अपनी तरफ से, हम चाहे कुर्ता पहने या पाजामा पहने, अगर कोई हिजाब पहनता है तो हम उसको हिजाब पहनने की इजाजत। मेरा जैन धर्म है, मैं भी अपने बच्चों को, हम दिगंबर रहते हैं नंगे बिल्कुल, मैं भी अपना धर्म अपनाऊं, अपने बच्चे को स्कूल में नंगा भेज सकता हूँ। हम इस देश में, ठीक है, हम इस देश में तालिबानी संस्कृति को नहीं लाने देंगे। हम तुम्हारे कहने पर किसी बच्ची या किसी नौकरी के लिए पूछिए कहाँ पे कंपनी लगनी है, सलेमपुर में आज तक कोई कंपनी नहीं। भाई रोजगार का मुद्दा तो हर कोई हिजाब पहनता है या कोई घूमट मारता है तो मारिए, ये रोजगार हमारे लिए। प्रदेश सरकार ने 4 लाख रोजगार दिए, 4 लाख योग्य व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। पहले रोजगार एक परिवार एक जाति को मिलते थे, अब सभी जाति को, सभी को समान प्रकार से योग्यता के अनुसार रोजगार। हिंदुस्तान के अंदर 73 IAS, मैं हिंदुस्तान के अंदर 73 IAS, जस्ट मिनट, बिना मैं बीजेपी के प्रत्याशी और माननीय चेयरमैन जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप बात करते हो राम की, बात करते हो पाकिस्तान की, आप बात करते हो तमाम विदेशों की, आप बात क्यों नहीं करते हो रोजगार की? आप बात क्यों नहीं करते हो तेल की, जो आम पब्लिक खा नहीं पा रहा?
आप बात क्यों नहीं करते और रसोई की जो आज जो आप लोगों ने फ्री में दिया और आज 1000 सवाल सिर्फ रोजगार और विकास को लेकर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कितनी महिला सुरक्षित है आपने देखा उन्नाव में, उसके बाद हाथरस की भूलगढ़ी में और उसके बाद जो बुलंदशहर में घटना हुई है। वो महिला सुरक्षा, रवि सारस्वत जी आपके सहयोगी है, वो जो मुद्दा उठा रहे हैं और हाथरस में उठा रहे हैं, जरा उसके बारे में बोलिए। एक सेकंड सर, वो जवाब महिला रवि सारस्वत जी सबसे ज्यादा सुरक्षित इस सरकार में है। आज कोई महिला सड़क पर रात को 11 बजे अकेली जा सकती है, पहले नहीं जा सकती थी। आज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अब महिलाओं की सुरक्षा 2017 में आशीष जी मैं पहले तो अपने भाई की बात का जवाब दूंगा, रोजगार की बात कहा। मैं पहले तो रोजगार की बात पर इनका जवाब दूंगा। 4.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार ने अब तक देने का काम किया है। 2.5 लाख स्वरोजगार, 2.5 लाख स्वरोजगार देने का काम किया है। अब पिछली सरकारों का रिकॉर्ड उठा के देख लो क्या होता है। केवल पिछली सरकारों में उगाही के अलावा कुछ नहीं हुआ, केवल अपने मकान बनाने के अलावा, धंधे चलाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। और रही बात महिला की सुरक्षाओं की, आज रात के 11 बजे आम आदमी पार्टी से भी सवाल होना चाहिए। दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास फ्री की राजनीति की आदत डाल रहे हैं लोगों को, विकास वहां कर रहे हैं, यहाँ लोगों को फ्री की आदत डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दावे हैं कि दिल्ली में काम कर रहे हैं, यहाँ भी फ्री की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में फ्री की बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ मैडम, अब आपने जो सवाल किया है, राजेंद्र जी बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनकी बात। पहले तो सभी लोग शांत रहे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात कहिए, आप कहिए। लेकिन शांत होकर सुनोगे तभी सब किसी समझ में आएगा, आराम नहीं से वो आएगा। पूछ रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनकी अभी बात। मैडम ने सवाल उठाया कि सबको फ्री यहाँ करके कर रहे हैं, तो मैडम ये फ्री बिजली जो कहाँ से दी जाती है, इसका केवल मंत्र केजरीवाल जी पर और किसी पर नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए जो कंपनियों से ऑर्डर ले लेते हैं मिनिस्टर, और उसको कंपनियों को कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी मनमानी करते हैं। बिजली का जो मनमानी रेट लगता है तभी महंगी होती है, और केजरीवाल जी जो फ्री दे रहे हैं वो बीच की जो रिश्वत है उनको खत्म करना है उन्होंने। लोगों को फ्री की रिश्वत खत्म कर दी, देते हैं। नहीं तो ये मॉडल आप यूपी में चला पाएंगे? ऐसा है सर, पक्ष और विपक्ष के लोगों से मेरी अपील है, ये हाथरस की दाऊ बाबा की नगरी है, शांति और सहमत रखते हुए बात रखें। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जो अपना दल के भाई कह रहे थे नौकरियां देने का काम किया है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसने गलत काम किया तो लोग सपा को लाए, और सपा ने जब गलत काम किया तो भाजपा को लाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग परेशान थे, तो आप किसे लाएंगे? अब अभ्यर्थी, एक मिनट सुन लो, आप समय दो हमको भी। आप किसे लाएंगे? अभ्यर्थी जब प्रयागराज में नौकरी मांगने सर, आप किसे लाएंगे? आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर लाठियां बरसाने का काम किया। ठीक है, मैं पूछ रहे, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, युवा रोजगार मांग रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। एक सेकंड, आपको यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, सबके गांव में, सबके घर में कोई ना कोई राज्य कर्मचारी है। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के मुद्दे को मौजूदा सरकार क्यों नहीं आगे रख रही है? क्यों पुरानी पेंशन? जी हम जहाँ जा रहे हैं, देखिए मुद्दा आपको क्या इनकी सरकार 5 साल रही, ये 5 साल रही, क्या इन्होंने उस पेंशन को बहाल किया? ये बताएंगे किसने किया बहाल? और हम देश में कई जिले, हर जिले में सवाल रोजगार और विकास को लेके उठ रहे हैं। 9 की 9 सीटें, 5 की 5 सीटें आपको, लेकिन विकास नहीं हुआ है, आरोप लगते रहे हैं। अब जो है विकास सभी जगह हो रहा है, आज विकास के ठीक है। आप इस तरह से नारेबाजी करेंगे, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। गठबंधन हाथरस में हार चुका। अभी गठबंधन के एक जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उन्होंने झूठा षड्यंत्र रचा कि मैं मुझे लोहट बाजार में किसी ने फूड पॉइजनिंग दे दी। इसकी बात प्रत्याशी की हराई की, और जबकि सीएम साहब कहते हैं कि कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। ये झूठ बोल रहे जनता के सामने। यहाँ पे व्यापारी समाज 5 साल में इतना खुश है, जहाँ व्यापारी को उसके ऑफिस में जाके लूट लिया जाता था समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा। लूट थी क्या यहाँ? लूट बहन जी, जो कहते हैं ना विपक्षी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, सत्यता है, मैं भी कह रहा हूँ रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार कौन सा छिना? ये जो गुंडाई करते थे, वसूली करते थे, समाजवादी पेंशन के नाम से उनको जो पैसा मिलता था,
वो कह रहे हैं कि गुंडाई जो करते थे, जो वसूली करते थे, उनका रोजगार छूट गया। गोरखपुर में व्यापारी का मर्डर हुआ, इतने सेफ है व्यापारी। आज भाजपा सरकार में इतने बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लखीमपुर खीरी में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया इन्होंने? लखीमपुर खीरी की गूंज लग रहा है बार बार यहाँ पर है। लखीमपुर खीलू में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? कुलदीप सेंगर है जो बलात्कारी बना, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? बीजेपी सरकार गरीबों के पे ऐसा लोगों पे बुलडोजर चलाती है, अपने लोग जो विपिन यादव, उनके घर कब रोजगार का सवाल लीजिए। रोजगार की बात आप करते हैं, बीजेपी से सवाल है, आपसे भी सवाल लूंगी। रोजगार पर सवाल करते हैं आप। 2.5 लाख के करीब नौकरी आपने दी थी, आपकी सरकार में ये ऑन पेपर था। 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां वर्तमान सरकार ने दी हैं, ऑन पेपर वो भी है। ज्यादा नौकरी किसने दी? फिर ज्यादा नौकरी तो बीजेपी ने दी ना। फिर आपके दावों में सच्चाई कितनी है? फिर हमारे दावों में पूरी सच्चाई है। अब समाजवादी 10 तारीख की सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद आईटी के साल में 22 लाख लोगों को रोजगार देगी और 300 यूनिट प्रति 300 यूनिट बोलने दीजिए, वो अपना जवाब देंगे उसके बाद। जनता का पैसा है, जनता को दिया जाएगा, इस पर डकैती नहीं डाली जाएगी। बिजली आती हो तभी तो 300 यूनिट फ्री देंगे। अपना 5 काम भाजपा सरकार हाथरस जिले के बता दे जो इन्होंने किए हैं। कौन सी रोड बनवा दी आपकी? चलिए यादव जी मुझे ये बताइए, चलिए 2022 छोड़ दीजिए, 2017 में भी तो नहीं आए आप यहाँ पर तो आप थे ही नहीं। 2017 में भी नहीं थे आप। 2017 में क्या किया जनता को भाजपा वालों ने गुमराह कर दिया था, इसलिए हम लोग उन्होंने भरोसा इन पर जताया, पर वो गुमराह हो गई। जनता मूर्ख है। जनता गुमराह नहीं हुई है, जनता जाग गई है। समझ नहीं है, जनता जाग गई है, जनता गुमराह नहीं हुई है। जनता को इन लोगों ने गुमराह किया। अच्छा, जनता गुमराह हो गई। जनता है, किससे सवाल है? इनको इन्होंने गुमराह करने का आदरणीय चेयरमैन साहब से, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जो हाथरस में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय आशीष शर्मा जी से मेरा सवाल है कि बस्ती से लेके बहराइच तक और गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक की जनता ये पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसको 4 महीने 3 महीने जेल में है वो। न्याय प्रक्रिया में जमानत होती है, सरकार जमानत नहीं देती है। यहाँ पे इतने ओजस्वी भाषण दे रहे हैं, ये भी तो एक दल बदलू हुई है। आज बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चल रहा है, वही बेरोजगार हुए अतीक अहमद अंसारी, आजम खान। लखीमपुर को लेके सवाल उठते हैं सर। लखीमपुर को लेके बुलडोजर से दिक्कत किसे? मैं एक बात जानती हूँ, अनामिका थोड़ा लड़कियों से बात करिए, महिलाओं से बात करिए। यहाँ पर बार बार महिला 1843 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड वसूल किया बुलडोजर चला के। गुंडों पे बुलडोजर चलवाएंगे कि आम आदमी पे चलवाएंगे? तो मेरी छोटी बहन, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वो इनके यहाँ तो गुंडे इतने बड़े क्यों नहीं कि चला? लड़कियों का निकलना मुश्किल था। आज में हाथ से विपिन जी, लड़कियां कह रही हैं हम वो सुरक्षित जमीन हैं, महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, जमीन माफिया कौन है सर? हम जमीन इनको बुलडोजर किन किस मुद्दों पर पे चल रहा वोट है? दें? बुलडोजर इनके चल नेता किस पर रहा करते थे, है? लड़कों से गलती हो जाती है। बुलडोजर किस पर चल रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बार उनको बात सुन इन्हें लीजिए। दुख हो रहा है कि बुलडोजर आजम खां पे क्यों चला, मुख्तार अंसारी पे क्यों चला? अरे दुख बता दो ना, इसलिए हो रहा है कि बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जिनकी काली कमाई अखिलेश यादव लखनऊ में। बुलडोजर अगर मुख्तार आप सुन लीजिए, लोगों को सुनिए पहले। मैडम, मैं पहले आपसे बहुत बहुत आपका सम्मान, सवाल मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आर भारत में आप हाथों में पधारे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में भूलगढ़ी कांड में रात को हमारी बेटी को, हमारी बहन को रात में 12 बजे के बाद जलाया गया, क्यों जलाया गया? जब हिंदू धर्म, हम ये पूछना चाह रहे हैं, कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर कब चलाएंगे बाबा, और जो किसान टेनी के घर बुलडोजर कब चलाएंगे बाबा? सुचरिता, लगातार सवाल यही है बीजेपी से, उसके घर सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों करते हैं? दोषी होगा तो कोई कुलदीप सेंगर कोई बड़ा नहीं है, सब पे कार्रवाई होगी। देखिए, बड़ा बयान दे रहे हैं वो, 1866 करोड़, वो बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी हो तो
कुलदीप सेंगर बड़ा नहीं है। संवैधानिक सारी कानूनी कार्रवाई होंगी, सब पर कार्रवाई होगी। आप ये कह सकते हैं दोषी हो तो आजम खां पर कार्रवाई होगी, आप कह सकते हैं ये। वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, वो कह रहे हैं अगर दोषी हो तो कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई हो। आप ये कहेंगे दोषी है आजम खां तो कार्रवाई हो? मैंने सवाल डायरेक्ट पूछा सर। वो कह रहे हैं कुलदीप सेंगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी, आप कहेंगे आजम खां पर कार्रवाई हो? बोलिए 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 ना। आप न्यायिक व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते, आप देश की न्यायिक व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप संविधान को जानते ही नहीं है। मर्डर किया गया है, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं SIT ने उन्नाव में SIT ने दावा किया है कि 4 किसानों का उन्नाव में एक माँ अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूद जाती है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी की लाश मिलती है। ये वही अखिलेश यादव है सपा नेता के घर के पीछे मिलती है, सपा नेता के घर के पीछे मिलती है उसकी लाश। 12 घंटे के अंदर उन्हें अवगत को मुक्त करा के दिया था उन्होंने अपहरणकर्ता को। मुझे लगता है एक बार जिस तरह से यूपी चुनाव में दूसरा चरण है और वोटिंग होनी है, 3 दिन बाद वोटिंग होनी है। मैं सपा के प्रत्याशी से ये पूछना चाहता हूँ, उनके समर्थकों से, कि ये परिवारवादी पार्टी से, यादव परिवार से अलावा अध्यक्ष कब बनेगा? ये आप लोग तय करेंगे, ये तो वो नहीं बोल पाएंगे। आप लोग सर्टिफिकेट देंगे कौन देशभक्त है, किसको अध्यक्ष बनना है। उन्होंने सवाल कुछ और पूछा है, नहीं उन्होंने सवाल ये नहीं पूछा है यादव जी। वो कह रहे हैं कि जनता का कार्यकर्ता कोई और बनेगा। ये तो हमारी पार्टी है, हम किसको अध्यक्ष बनाएंगे, किसमें हमारी आस्था है, ये हम लोग तय करेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई हमारी आस्था है, आपको क्या मतलब इससे? वो पार्टी का मामला है कि कौन अखिलेश यादव अध्यक्ष रहे या कोई और रहे, आप बार बार क्यों उठाते हैं इस मुद्दे को? यही कारण है कि अब के यूपी की जनता दिखा देगी परिवारवाद आएगा या जनतावाद आएगा। 2022 में 350 से पार बीजेपी इसलिए आ रही है कि परिवारवाद को नहीं चलने देगी, ना गुंडागर्दी को चलने देगी। 750 किसानों को मारा था। एक बार आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मुझे जो 750 किसानों को मारा गया था और दमा पे बॉर्डर पे, और 4 लोगों को किसानों को लखीमपुर मारा गया था, वो किसान परिवार। मैं रंगीला जी से पूछ रही हूँ, मैं यहाँ की जनता से भी पूछ रही हूँ, हिजाब का मुद्दा रंगीला जी इन चुनावों में यूपी में है, आपकी नेत्री यादव जी सुन लीजिए जरा, आपकी नेत्री उसके बारे में लगातार बोल रही हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दो, मैं सभी को बता देना चाहता हूं एक बात, भगवान श्री राम का अगर किसी हिंदू में के यहाँ जन्म लिया है तो भगवान श्री राम का कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग इस तरह जो नारा लगाते हैं हमारी भावनाओं को भड़काते हैं। लेकिन हिजाब के मध्य पे मैं कहूंगा कि ये देश है, देश भारत देश है, इसमें कोई कुछ पहने कोई कुछ खाए, इस पर कोई किसी की रोक नहीं है। कोई किसी के वस्त्र कौन क्या पहन रहा है इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, वो सबकी आजादी है। लेकिन मैं फिर पूछ रही हूँ यादव जी, इस पूरे मुद्दे पर स्कूल में यूनिफॉर्मिटी हो ना हो, ये बताइए, पहले बताइए। अब आपको एक चीज बता दूं, हिजाब के अंदर भी उस बहन ने कपड़े पहने होंगे, ये आप उस पर चर्चा नहीं करेंगी। हिजाब ही नहीं पहने हुए, ये क्या जवाब है? नहीं, ये क्या बात है? यूनिफॉर्म वो महिला भी पहने हुई थी, नहीं अपने शरीर को ढके हुए, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो कह मेरे सहयोगी भाई विकास पे बात करें, विकास पे राजनीतिक मामलों में बात। आपकी नेता कह रही हाथ काट देंगे, मुस्लिम महिला हमारी वो ड्रेस पहने हुई थी। आपकी नेता कह रही हाथ काट देंगे। कौन नेता कह रही है? रुबीना बेगम जो अलीगढ़ से है, नेता समाजवादी पार्टी जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। नहीं, आप मन से बोल रही हैं, आप मन से बोल रही हैं। उन्होंने ये कहा नहीं तो क्यों हाथ काटने की बात कहेंगे आप? किसने कहा ये? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाथ काटने की बात सही है? काट दिए जाएंगे। हमारे देश में सबको कुछ भी हो अपराध सर, कुछ भी हो अपराध, मैं कह रही हूँ, मैं अपराध की बात ही नहीं कर रही। कोई भी अपराध हो तो हाथ काटने की बात करेंगे आप? ये कानून है, संविधान की दुहाई कानून के हाथ लेने वाले लोग हैं, हमेशा कानून को हाथ में लेकर इन्होंने राज किया पिछले 5 सालों में। इन्होंने कानून को हाथ में लेकर राज किया है। हिजाब के मुद्दे की गूंज कितनी है? हाथ काट देने की बात हो रही चुनाव में। इन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलवाया। मैडम, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। हिजाब पे आप लोगों की क्या राय है? हिजाब मामले पर लगातार राजनीति हो रही है, क्या सवाल? सुन लीजिए, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जब रोजगार की बात हो रही है, मुद्दा छिड़ रहा था। सुन लीजिए, तो आप एक बात बताइए, जनसंख्या नियंत्रण पर कोई नहीं बोलेगा, जब जनसंख्या इतनी बढ़ेगी तो रोजगार कहाँ से आएंगे? हिजाब को लेकर महिलाओं की
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, एक स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का यूनिफॉर्म होता है और हमें कायदे से ही जाने चाहिए। हम विद्या अर्जन करने जाते हैं, गुंडागर्दी। मैम एक टीवी शो है, उस टीवी शो में ही आप उनकी गुंडाई देख सकते हैं, तो रियल लाइफ में क्या गुंडा करते होंगे? अनामिका, महिलाओं से पीछे भी महिलाएं बैठी हैं, उनसे जरा पूछिए हिजाब को लेकर क्या सोचती हैं? हिजाब को लेकर महिलाओं की क्या राय है? हमारी सरकार, हमारी बीजेपी सरकार में नारी सुरक्षा, हिजाब को लेकर क्या कहना है महिलाओं का? महिला आधी रात निकल जाए, कोई भी डर नहीं, कोई दहशत नहीं, आधी हाँ, कोई गुंडागर्दी नहीं। हिजाब को लेकर ये समाजवादी पार्टी ये बताए हिजाब के मुद्दे पर, क्या समाजवादी पार्टी यूपी में वन ड्रेस कोड सिस्टम लागू करेगी? क्या वन ड्रेस सिस्टम सुचरिता सवाल है। मुझे लगता है पुष्कर का जो आज का बयान रहा, गिरिराज सिंह का आज का जो बयान रहा, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है। वो पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में हो के नहीं हो। यादव जी उसके बाद मैं पहले भी रंगीला जी बोल रहे हैं, ये तो हिजाब के ऊपर बात है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी अगर तुम ये कह रहे हो हिजाब नहीं पहनने देंगे तो क्यों नहीं पहनने देंगे? जब हमारी विपिन यादव आपसे लगातार सवाल यही है, अगर आप सत्ता में आते हैं, क्या वो घूमट भी नहीं करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे दो कानून नहीं हो सकते। ये देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में सबका बराबर का अधिकार है। मुझे लगता है कि अपना स्टैंड आप जरा क्लियर कर दीजिए। यादव जी हिजाब पे लेके जा रहे हैं, विकास के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे आप कोई बात नहीं कर रहा है। आप पूरी डिबेट को हिजाब पे ले जाके रख दिया। अभी तो पहला सवाल किया, आपको इतना चुप गया? पहला सवाल आपसे किया, आपको इतना चुप गया? सुबह से तब से जब आप जवाब दे रहे हैं, आप विकास के बात नहीं, आप क्योंकि बात करिए नहीं, आप मुझे बता रहे हैं, नोट दिया, इतने जवाब आप सवाल आपसे पूछे, पर आप लोग हिजाब पे बात कर रहे हैं। सर मैं एक सवाल पूछा, आपको इतना चुभ रहा है? आपको इतने सवाल और पूछे, वो नहीं चुभे आपको? आप ईमानदार पत्रकार हैं, उसका परिचय दीजिए। सर नेता की कॉपी करना बंद करिए, नेता की कॉपी करना बंद करिए। सर आप बोलिए, ये नेता की कॉपी कर रहे हैं, आरएलडी के नेता बोलिए। महिला एक सवाल पूछ रही है, महिला सवाल पूछ रही, विपिन यादव पूछिए सवाल। ऐसा है, पेंशन के लिए जो बात कही जा रही है ना, पेंशन खत्म कर दी है, तो पेंशन 2005 में खत्म हुई थी। जब 2005 में सपा की गवर्नमेंट थी तब इन्होंने हल्ला क्यों नहीं मचाया? पेंशन को लेके सवाल है, पेंशन को लेके सवाल है विपिन यादव से। यादव जी कह रहे हैं कौन सी पेंशन? नहीं, दो पेंशन है, एक तो ओपीएस आप लोगों को बताइए के लिए जो सरकारी गवर्नमेंट है, दूसरा हमने 55 लाख महिलाओं को प्रति महीने 500 रुपए पेंशन दी थी, और समाजवादी सरकार बनने पे 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और पुरानी पेंशन बाहर दी जाएगी। मेरा कांग्रेस से एक सवाल है कि तुम राम की अभी बात कर रहे थे, उनको काल्पनिक तुमने बताया, सुप्रीम कोर्ट में वकील तुमने उनके खिलाफ खड़ा किया, तुम राम की बात कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए कि तुम राम की बात करोगे। राम के वंशज हमें, जिस भगवान राम मंदिर की बात करते हो उसका भूमि पूजन हमने कराया, उसके ताले हमने खुलवाए, और जिसकी बात आप कर रहे हो भगवान राम के, किसी भी पार्टी से नहीं हूँ मैं, रोजगार की बात मैं करता हूँ। इफ यू आर हैविंग टैलेंट देन यू कैन गेट द जॉब। इस गवर्नमेंट ने दोनों सत्ताओं की बात करता हूँ, हमने 5 साल सपा की सरकार भी देखी। आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा। आप लोग साथ में बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं एक बार मैं आम आदमी पार्टी के नेता के पास जाना चाह रही हूँ। राजेंद्र जी, आपने आवाज बिल्कुल दबा ली है, थोड़ा जोर से बोलिए, अपने समर्थकों तक बोलिए जिससे आवाज जाए। नहीं, आपकी आवाज जा रही है। मुझे सिर्फ ये बताइए, हाँ बोलो क्या, मुझे ये बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आपका पक्ष है, पार्टी का पक्ष है कोई? यूनिफॉर्म पे एक देश एक विधान एक संविधान। यूनिफॉर्म तो एक कॉलेज जो अपने चलाते हैं, हाँ। उसमें मेरे हिसाब से किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो स्कूल का एक ड्रेस होता है, वो सभी का सम्मान होता है, एक जैसे एक तो एकता का प्रतीक होता है वो, हाँ। तो उसमें मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये शिक्षकों का कार्य है, उसको संभालने का कि हमें बच्चों को पब्लिक से सुन नहीं पाए थे। अगर आप सरकार में आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, पीछे से सवाल था आपसे, जल्दी से इतना सोचना पड़ रहा है सर आपको। सारे कॉलेजों में यूनिफॉर्म लागू है, वही हम लोग करेंगे, ये कोई नया नहीं है। नया सरकार में सपा सरकार नहीं सर, में नया नहीं है, तो उस पर आपकी कोई सोच होगी, पार्टी की कोई सोच होगी, बिल्कुल। क्या है वो सोच? शिक्षकों के लिए, महिलाओं के लिए, हाँ।
लड़कियों के लिए जो भी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी, सर मैं यूसीसी पर सवाल पूछ रही हूँ। बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सवाल पूछा था, लेकिन ये इस वक्त हाथरस की जनता ने अपने सवाल पूछे, हाथरस की जनता ने अपने सवाल अपने नेताओं से डायरेक्ट पूछे। बस बड़ी बात यह है कि अलग अलग शहरों में जाकर क्या वही सवाल गूंजेंगे या फिर उन सवालों का निदान भी होगा। नामिका, रोजगार और विकास को लेकर लगातार सवाल हो रहा है, लेकिन ये सवाल दोनों जगह से होना चाहिए। सत्ता में आप भी रहे हैं और आप भी रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यूपी का महाभारत लेकर एक और शहर से कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।